हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कूलाम्स लॉ क्या होता है। जैसे मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे दो चार्ज है हमारे पास में, ये चार्ज है मान लो Q1 और ये चार्ज है हमारे पास Q2 और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है R। तो फोर्स जो था हमारे पास में, वो था हमारे पास में F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे जो K था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन नॉट था ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। अब अगर मान के चलो ये तो हो गया वैक्यूम, मतलब इन दोनों चार्ज में कितना मीडियम है। अगर वैक्यूम है तो क्या आएगा, ये वैक्यूम की बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं मीडियम की, अगर कोई मीडियम है जैसे वाटर है, एयर है, वाटर है या और भी कोई अगर अलग लिक्विड है किसी भी है, तो मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन होगा वो क्या होगा, मीडियम की परमिटिविटी होगी। एप्सिलॉन क्या कहलाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि एक मैंने बताया था कि एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। वो एप्सिलॉन होता है मीडियम का और एप्सिलॉन नॉट होता है वैक्यूम का, दोनों का रेशियो होता है। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास मीडियम में कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है आपके पास ये का क्या, ये आपके पास क्या था, ये वैक्यूम में था, तो वैक्यूम अपॉन में क्या आया था एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू मैं बताई थी आपको। तो ये था हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ में क्या देखेंगे, पहले हम बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इट इज एन एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर लॉ। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब सिंपल है कि मान के चलो कि एक चार्ज है हमारे पास Q1 और एक चार्ज है मेरे पास में Q2। तो अब क्या हो रहा है देखो कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये दोनों सेम नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, या फिर मान के चलो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अपोजिट नेचर के हैं। तो अब क्या हो रहा है देखो कि ये वाला इस पे जितना फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को ले लो F12, F12 का मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू Q2, उतना ही फोर्स ये वाला भी इस पे लगाएगा, इसको बोलेंगे F21। F21 का मतलब क्या हो गया, F21 का मतलब ये हो गया कि फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, Q2 वाला इस पे लगाएगा तो हो जाएगा F12 यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू चार्ज, और F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू Q1। या फिर अब देखो सेम नेचर के तो रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फोर्स होगा, चाहे F12 की बात कर लो चाहे F21 की बात कर लो, ये दोनों सेम ही होंगे, बस दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये मतलब है इसका। तो इस तरह से ये न्यूटन के थर्ड लॉ को, एक्शन रिएक्शन पेयर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है, मान के चलो कि ये वाला Q1 चार्ज है और ये वाला Q2 चार्ज है। तो अब क्या हो रहा है देखो कि हो सकता है कि
यहाँ पे अगर ये फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है और ये वाला ऐसे लग रहा है, ऐसे भी लग सकता है भाई, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि एक लाइन ज्वाइनिंग के अलाउ करेंगे। जैसे मान के चलो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ये एक लाइन है, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलाउ ये वाला इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा, तो एक लाइन ज्वाइनिंग के अलाउ होगा, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दो हो गए। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा कहता है कि फोर्स ऑन टू चार्जेस आर independent of other charges। इसका क्या मतलब है, देखो मान के चलो ये चार्ज आपका Q1, ये चार्ज आपका Q2 और ये चार्ज आपका Q3, ठीक है ना। अब मान के चलो ऐसा हो रहा है कि ये वाला चार्ज है मान लो माइनस, मान लो तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये फोर्स मान लो F2 है, ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये मान लो F1। अब क्या हो रहा है, देखो ये दोनों जो चार्ज हैं इसमें क्या फर्क है, ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है फोर्स F1 से, ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है फोर्स F2 से, तो इस वाले फोर्स पर इस वाले फोर्स का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फोर्स है इस वाले फोर्स की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये 5 न्यूटन लग रहा था तो अब ये 5 न्यूटन ही लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस वजह से दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है और तीसरे से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये मतलब है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक हमने पढ़ा कि कूलाम्ब लॉ की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे वो काम करता है। अब इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलाम्ब लॉ। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलाम्ब लॉ। तो पहली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, पहली कैसी प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेट नेट फोर्स, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। मतलब ये हो गया, जैसे मान के चलो कि ये चार्ज Q1 है, इस पर ये चार्ज मान लो Q2 फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है, Q4 भी फोर्स लगा रहा है। तो इन तीनों चारों चार्जेस की वजह से इस पर कितना फोर्स लगा है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इसमें क्या होता है कि 11वीं क्लास का जो वेक्टर एडिशन का रूल है, वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए कि वेक्टर कैसे काम करता है, क्या होता है वेक्टर का कैसे रूल लगता है, क्योंकि इसमें वेक्टर एडिशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इसमें एनएलएम है, एसएचएम है, वो भी काम में आएगी। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। अब देखो आगे सेकंड प्रॉब्लम क्या है। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम में कहती है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। ये होगा आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इस इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, इस इक्विलिब्रियम में तीन केस बनेंगे। देखो इस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, 3 केस बनेंगे। ठीक है, पहली बॉडी होगी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल चार्ज पार्टिकल। दूसरी बात, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। और तीसरा है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब पहला कि सिंगल चार्ज पार्टिकल पे कैसे इक्विलिब्रियम लगता है सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल पे, और दूसरा है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके अलावा मैं बात करूं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसएचएम कि कैसे चार्ज पार्टिकल पे सिंपल हार्मोनिक मोशन लगता है, वो काम आएगा जो कि 11 का है। दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनएलएम कि कैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगता है इसके अंदर। तीसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो देखो पहला सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए, फिर एसएचएम की बात करेंगे जो कि 11th क्लास का है, एनएलएम में, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये सारे के सारे नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, ये प्रॉब्लम्स आएगी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।